नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पूरे देश में दिन भर चर्चा रही हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन की। चुनाव छोटा लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा। चुनाव सिर्फ कॉरपोरेशन का, लेकिन इसका असर पूरे साउथ की राजनीति पर हो सकता है। यहां पहले बीजेपी की सिर्फ 4 सीटें थी, इस बार 48 हो गई, 12 गुना। बीजेपी पिछले चुनाव में यहां 5वें नंबर की पार्टी थी, अब दूसरे नंबर की हो गई। हैदराबाद में बीजेपी इतनी सीटें जीत ले, यह बड़ी बात है। यह चुनाव संकेत है इस बात का कि तेलंगाना की राजनीति बदल सकती है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में एंट्री का दूसरा दरवाजा खोल सकते हैं। हैदराबाद के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 43 सीटें जीत ली। जबरदस्त स्ट्राइक रेट है। अब ओवैसी दावा कर सकते हैं कि वो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं। उनकी पार्टी ने उन्हीं इलाकों में चुनाव लड़ा था जहां पर मुस्लिम वोटर ज्यादा तादाद में हैं। टीआरएस से चीफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के लिए नतीजे खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। वो किसी तरह अपना मेयर तो बना लेंगे, पर बीजेपी का डर अब उन्हें हर रोज सताएगा। सबसे बुरी हालत कांग्रेस की हुई। 150 में से सिर्फ 2 सीटें मिली। और मजे की बात है कि कांग्रेस यह भी नहीं कह सकती कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई, क्योंकि यहां चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे। तो आइए पहले चुनाव के नतीजों को समझ लेते हैं, उनकी गहराई को समझ लेते हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के 150 वार्ड्स में टीआरएस ने 57 सीटों पर जीत दर्ज की है। 48 सीटों पर बीजेपी, असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम ने 43 सीटें जीती हैं। हैदराबाद नगर निगम के इन नतीजों के 2-3 बड़े क्लियर मैसेज हैं। पहला, साउथ में बीजेपी ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कामयाब रहा। बीजेपी 4 से बढ़कर 48 पर पहुंच गई। बीजेपी ने नगर निगम के चुनाव में जिस तरह की ताकत झोंकी, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। बीजेपी ने यहां सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हैदराबाद में चुनाव प्रचार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार में उतरे। अमित शाह भी रोड शो करने गए थे। हैदराबाद के रिजल्ट देखें तो अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा के कैंपेन का बीजेपी को काफी फायदा मिला। 48 वार्ड में भगवा लहराया। वहां पर बदलाव के बयार साफ नजर आ रहे थे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने, विशेषकर हमारे अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी होंगे या फिर हमारे जो अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी हैं, इन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर प्रचार किया है और एक पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रचार किया है, तो मुझे लगता है कि उसके कारण लोगों में एक विश्वास तैयार हुआ और देश भर में आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के प्रति एक सकारात्मकता है, जिसके कारण लोग बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एक प्रकार से सदर्न इंडिया के लिए, दक्षिण भारत के लिए एक नई शुरुआत है। यह बात सही है कि हैदराबाद नगर निगम में बीजेपी का मेयर तो नहीं बनेगा, लेकिन चुनाव के नतीजों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के नेताओं का जोश बढ़ गया है। आमतौर पर साउथ इंडिया में बीजेपी का ज्यादा असर नहीं है, लेकिन जैसा फडणवीस कह रहे थे, ये एक नई शुरुआत हो गई है। हैदराबाद के नतीजों ने साउथ में बीजेपी के लिए एक और रास्ता खोल दिया है। अब तक तो बेंगलोर था जहां बीजेपी के पैर जमे हैं, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, लेकिन साउथ में दूसरा ऐसा कोई राज्य नहीं था। अब हैदराबाद ने एक रास्ता दिखाया। बीजेपी ने 2018 के बाद से तेलंगाना में रफ्तार पकड़ी। अब उसे रोकना केसीआर के लिए काफी मुश्किल होगा। दरअसल 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद बीजेपी ने तेलंगाना में अपना ग्राफ तेजी से बढ़ाया। 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 7% था, लेकिन जब कुछ महीने बाद 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 20% हो गया। लेकिन यह माना गया कि यह नरेंद्र मोदी के लिए वोट था, मोदी की लोकप्रियता की वजह से था। लेकिन इसका लाभ उठाया और बीजेपी ने लगातार तेलंगाना अपनी ताकत बढ़ाई है। अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ, वो चुनाव में टीआरएस पार्टी का बहुत मजबूत था। उस एरिया में जीतकर भारतीय जनता पार्टी की जिताकर एक तेलंगाना की जनता आशीर्वाद दिया है। आज हैदराबाद एक मिनी इंडिया है।
हैदराबाद में टीआरएस पार्टी का 99 सीट्स था, अभी वो 55 सीट्स कम हो गया। हमारा 4 सीट्स था, अभी 50 सीट्स हम जीत गए, 50 सीट्स। मजलिस पार्टी का भी सीट कम हो गया, टीआरएस पार्टी का सीट कम हो गया। भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत शक्ति बनकर आज उभर के है। ये आज का जो रिजल्ट है, आने वाले दिन में 2023 में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में सरकार लाने के लिए जो हम प्रयास करें, उस प्रयास में जनता का आशीर्वाद है। आप आगे बढ़ने के लिए जनता ने हमारा को आशीर्वाद दिया है। टीआरएस पार्टी फेल्यूर है। अब बीजेपी के नेताओं की खुशी तो आप देख ही रहे हैं। हैदराबाद के रिजल्ट का दूसरा मैसेज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नतीजों में छिपा है। यह चुनाव ओवैसी के लिए बहुत अहम था क्योंकि उनका टेस्ट उनके अपने घर में था, लेकिन ओवैसी ने इस चुनाव में बड़ी सधी हुई रणनीति के साथ चुनाव लड़ा। 150 वार्ड्स हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। ओवैसी ने उन सीटों पर ताकत लगाई जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है। ओवैसी की इस रणनीति का MIM को जबरदस्त फायदा हुआ। ओवैसी 51 वार्ड्स में चुनाव लड़े और 43 पर जीते। अगर ओवैसी का स्ट्राइक रेट देखें तो ये स्ट्राइक रेट बताता है 84%, 84% सीटें जीती उन्होंने। हैदराबाद नगर निगम के नतीजों ने एक और बात साफ कर दी कि ओवैसी टैक्टिकल इलेक्शन लड़ने में माहिर है, और यह बात उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में साबित की थी, जहां 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 जीते। अगर हैदराबाद में ओवैसी की ताकत कम हो जाती तो उनके लिए अब दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाता। अब बंगाल में मुस्लिम बहु सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की जो प्लानिंग ओवैसी कर रहे हैं, उस पर ब्रेक लग जाता, लेकिन अब वो पूरे जोश के साथ पश्चिम बंगाल के मैदान में उतरे। के चंद्रशेखर राव, जिनकी तेलंगाना में सरकार है, उनकी पार्टी TRS 57 सीटें जीतकर पहले नंबर पर है। मेयर भी TRS का बनेगा, लेकिन नगर निगम के चुनाव के नतीजे TRS के लिए सबसे ज्यादा खतरे की घंटी है। पिछले नगर निगम चुनाव में TRS ने 150 में से 99 वोट जीते थे, लेकिन इस बार TRS की 42 सीटें घट गई हैं। ये बड़ा नुकसान है। इस रिजल्ट में TRS के लिए क्लियर मैसेज है, TRS कमजोर हुई है। बीजेपी की ताकत बढ़ने का सीधा असर KCR की राजनीति पर पड़ेगा। आने वाले चुनाव में बीजेपी और ज्यादा दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। अभी तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये चुनाव मार्च में होने थे, लेकिन TRS ने, KCR ने इन्हें प्रीपोन कर दिया, इसलिए बीजेपी को तैयारी का मौका नहीं मिला। लेकिन अब बीजेपी को लगता है कि हैदराबाद में उसके उभरने का पूरा मौका है, क्योंकि TRS के कमजोर पड़ने का असर पूरे तेलंगाना पर होगा। आज आपको ये समझनी चाहिए कि जो दावा बीजेपी का था कि हम पूरे के पूरे सीट जीतेंगे, हम मेयर बनाएंगे, तो वो तो नहीं हुआ। बराबर TRS के साथ वोटर जुड़ा हुआ है। और अब मैं आपको सीधे हैदराबाद ले चलता हूं। हमारे संवाददाता T राघवन हमारे साथ हैं। राघवन, बहुत दिन से आप इस इलेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, हैदराबाद में हैं, बड़ी गलियों गलियों में घूमे हैं, सब नेताओं से बात की है, तो ये जो नतीजे आए हैं, अब इसमें आपको कोई सरप्राइज एलिमेंट लगा? ये देखिए, बहुत जबरदस्त कमबैक कहा जा सकता है बीजेपी के लिए रजत जी, क्योंकि 2008 में हमने वो दौर भी विटनेस किया था जब कर्नाटक में भगवा लहराया था। एक जबरदस्त कमबैक वहां पर भी बीजेपी का हुआ था। और एक बार जैसा आपने कहा कि एक सेकंड डोर जो है बीजेपी के लिए यहाँ पर खुल गया है रजत जी। जिस तरह का चुनाव प्रचार हुआ था, एकदम जिस लेवल पे नैरेटिव सेट किया था बीजेपी ने, बाकी सब लोग उस पर ट्रैप हो गए थे और वो नतीजा हमने देखा। जिस तरह से हम चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से बात कर रहे थे, उस इंसान से जो एकदम कोने में खड़ा होकर इस रोड शो को देख रहा था, उसके मन में भी ये बात थी कि जो TRS की सरकार यहाँ पर है, खासतौर पर GHMC के लिए कुछ खास वहां पर नहीं किया गया और एक चेंज की, एक बदलाव की जरूरत है। और वो बदलाव शायद वोटर्स के मन में था और इसी वजह से हमने देखा कि बीजेपी 4 से सीधे तकरीबन 48 सीटों पर अभी जीत की ओर बढ़ रही है। रजत जी, बहुत बड़ा मैसेज बीजेपी के लिहाज से इसलिए भी है क्योंकि पहले ही बीजेपी के नेता, जो तमाम नेता जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया जा रहा है और असली जो जोर है वो
2023 के तेलंगाना चुनाव के लिए है और फोकस वहां पर सीएम का पद रहेगा। जाहिर तौर पर टीआरएस के जो मुखिया हैं के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने तेलंगाना सेंटिमेंट को भुनाकर अलग राज्य यहां पर बनाकर एक बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की थी 2018 में, अब लगता है कहीं ना कहीं उनका जनाधार, उनकी जमीन यहां पर खिसकती नजर आ रही है। जैसा आपने बताया, कांग्रेस बिल्कुल यहां पर साफ हो गई है और वो जगह अब बीजेपी यहां पर लेती हुई नजर आ रही है। रजत जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा राघवन, जब जगह खाली हुई बीजेपी ने उस पर कब्जा कर लिया और ये आप जैसे कह रहे हैं कि टीआरएस के लिए जरूर बड़ी चेतावनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघवन। हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के नतीजे ऐसे हैं कि तीनों पार्टियां इसे अपनी अपनी जीत बता रही हैं। बीजेपी का कहना है कि हमारी सीटें 4 से बढ़कर 48 हो गई, वोट 28% से बढ़कर 26% हो गया, तो ये हमारी बड़ी जीत है बीजेपी की। ओवैसी की बात सुने तो वो कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट देखिए, हम 51 सीटों पर लड़े और 43 जीते, 85% स्ट्राइक रेट। इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? टीआरएस 57 सीटों पर जीती, पिछली बार उनकी 99 सीटें थी, लेकिन उनके यहां भी जश्न मनाया जा रहा है। जश्न इस बात का क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी आज भी है। टीआरएस का कहना है कि बीजेपी को हमने मेयर बनाने से रोक दिया और ये हमारी बड़ी जीत है। अगर कोई एक पार्टी है जो न कोई जीत का दावा कर सकती है, न जश्न मना सकती है, तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस को मुश्किल से कॉरपोरेशन की 2 सीटों पर जीत मिली है। इन नतीजों का मतलब यह है कि अब तक तेलंगाना में टीआरएस को कांग्रेस चुनौती देती थी, अब बीजेपी चैलेंजर बन गई है। वैसे आज जिस वक्त हैदराबाद में वोटों की गिनती हो रही थी, उस दौरान कश्मीर में लोग बदलाव के लिए वोट डाल रहे थे। नए कश्मीर के लिए, कश्मीर के विकास के लिए सुबह से ही लाइनें लगी हुई थी। असल में कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं। आज इस चुनाव में तीसरे दौर की वोटिंग थी। आज कश्मीर की 16 और जम्मू की 17 सीटों पर वोटिंग हुई। पिछले 2 बार की तरह इस बार भी कश्मीर के लोगों ने वोटिंग प्रोसेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक बड़ी बात यह नजर आई, इस बार जितनी तादाद में पुरुष मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे, करीब करीब उतनी ही तादाद में महिलाएं भी मौजूद थी। आदमी और औरत बराबर की संख्या में। कश्मीर के अंदरूनी इलाकों तक लोगों के बीच पोलिंग बहुत कामयाब दिखाई दी। हमारे संवाददाता मंजूर मीर गांदरबल के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की परंपरागत सीट है। फारूक अब्दुल्ला यहां से लड़ते थे, उमर अब्दुल्ला बाद में यहां से लड़े। यहां से चुनाव लड़कर वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। हालांकि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। गुपकार अलायंस हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि यहां कश्मीर के लोग क्या कहते हैं। लोगों का कहना है कि जितने नेता आए उन्होंने सिर्फ अपना मतलब देखा, अपने फायदे की बात की, जनता की कभी परवाह नहीं की। आज भी हालत यह है कि ना गांव में रोड है, ना बड़ा स्कूल है, ना अस्पताल है। जो अस्पताल है उसमें डॉक्टर नहीं है। लोगों का कहना है कि इस बार बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। चलो कम से कम और कुछ नहीं, एक तो ये स्कूल हाई सेकेंडरी बच्चे लड़कियां जो है मतलब नुनर गांदरबल बहुत दूर जाना पड़ता है, लड़कियों के लिए मुश्किल होता है। यहाँ अगर हाई सेकेंडरी बनेगी, हमारी लड़कियां जो है मतलब वो भी यहाँ पढ़ने तो कम से कम नजदीक तो आएंगे ना। लोग काफी तंग आ चुके हैं पिछले 15-20 सालों से। जो भी हुकूमत आई, जो भी ये हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने लोगों को मायूस किया है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए आज लोगों ने फैसला किया कि हम निकलेंगे। जो रोड भी है, पानी भी है, इसका जो परेशानी है वो ठीक करेंगे। वो मेंबर चुनाया, वो करेगा काम। अस्पताल तो बना है, डॉक्टर नहीं होता है उसमें वो एक्सरे का मशीन नहीं है, वाकी मशीन ही नहीं है। अगर मामूली से टेस्ट करना होता है तो गांदरबल जाना पड़ता है। तो कैसे किस लिए वो अस्पताल बना है? ये कितनी अच्छी बात है कि लोग घर से निकले हैं कड़ाके की ठंड में आतंकवाद का मुकाबला करने, अपने इलाके का विकास करने, इसके लिए वोट डालना चाहते हैं। आपको हैरानी होगी कि पोलिंग स्टेशन पर महिलाओं की भीड़ भी बराबर की थी। जरा सोचिए, इस बार तीसरे फेज में जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए 50% वोटिंग हुई। बांदीपुरा में 57% वोट डाले गए। कुलगांव में सबसे ज्यादा 64%, 64% वोट पड़े। और मैंने आज जब मैं महिलाओं की बात सुनी तो लगा कश्मीर में महिलाओं के लिए कुछ हुआ ही नहीं।
आजादी के 70 साल उन्होंने सिर्फ इंतजार किया। न पक्के मकान हैं, पानी के लिए महिलाओं को कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लड़कियों के लिए गांव में हाई स्कूल नहीं है, पेरेंट्स दूर भेजने में डरते हैं, और ये सारी बेसिक चीजें हैं, लेकिन कश्मीर के बाशिंदे, यहां की महिलाएं अभी तक इनसे महरूम हैं। इसलिए आज इन महिलाओं की बात सुनना भी बहुत जरूरी है। महिलाओं ने खुलकर कहा वो वोट डालने इसलिए आई है ताकि उनके जीवन में बदलाव हो सके। ना पानी है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम अपना उम्मीदवार जो है हमारा विपक्ष का मुस्तकबिल बनेगा। हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम अपना उम्मीदवार जो है नया चुनेंगे और नए से अपने विपक्ष को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि इस बार आप बदलाव चाहते हैं, नया उम्मीदवार। जी जी। पंच है वो हमें कुछ देखता ही नहीं, कुछ भी नहीं देखता, गरीबों को अपने घरों को ये करता है। और जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर है वो भी हमें कुछ भी नहीं देता, बच्चों को दाल वाल ये कुछ नहीं, कुछ देखता ही नहीं हमें, हम गरीब लोगों को। हमें उम्मीद है कि हम इसी चुनाव से हमारे हल होने चाहिए। लड़कियों के लिए कुछ हर चीज़ की कमी है यहाँ पे गांव में, वो जिसको वो डाले वो कामयाब हो जाए और हमारे लिए भी कुछ करे। हमारा डालते हैं मगर हमारा कोई हम नहीं करते। हम जैसे गरीब लोग हैं वो ऐसे ही रहते हैं, ये अपने काम के लिए करते हैं सब। हमको क्या वोट होता है, बोलते हैं आप वोट सट और घर में आते हैं वोट सट और पीछे कुछ नहीं है। हम कितने साल हो गए शहर में, यहाँ हमारा मकान है। फारूक अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती को इन महिलाओं की बात सुननी चाहिए, उनकी गरीबी, उनका दुख, उनका दर्द समझना चाहिए। इन लोगों के लिए आर्टिकल 35 से और आर्टिकल 370 अब कोई मुद्दा नहीं है। ये तो डेवलपमेंट चाहते हैं। जो भी नेता इन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं उनके लिए जनता का साफ मैसेज है। लोग चाहते हैं कश्मीर की दशा और दिशा दोनों में बदलाव हो, नौजवानों को नौकरी मिले, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो। कश्मीरी सड़कों पर उतरना चाहते हैं लेकिन विकास के लिए। उन्हें अपना भविष्य बेहतर देखना चाहते हैं। और आज कश्मीर में वोट डालने जो लोग आए वो सरकार से, अपने नेताओं से, हुक्मरानों से सिर्फ यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। का जो मसला है, रोड का मसला है, एजुकेशन का, यही इसी के लिए बस हम बोलते हैं इनको लोगों को हम आगे करें ताकि हमारा काम हो जाए। हम सोचते हैं कि हमारे गांव का काम हो जाए। जो इस टाइम यहाँ बेरोजगार लड़के दर पदर हो गए, स्कूलें बन रहे और यहाँ हमारे पूरे हॉस्पिटलों में बन रहे, कोई डॉक्टर लोग नहीं पहुँचते टाइम पर पूरी हॉस्पिटलों में। हम इसलिए डीडीसी और सरपंच का वोटिंग यहाँ हो रहा है कि हम अपना चुनाव जीतेंगे, देखेंगे कि कौन हमारा यहाँ सरपंच बनेंगे। यहाँ पे जो पहले एमएलए थे हमें से बहुत से वादे किए, फिर जब हमें गए वहाँ मिले नहीं हमारे साथ। तो ये हमारे उम्मीद ये है कि हमारे सामने हमसाए अपने हैं तो 8 हलकों में ये पहुँचेगी। उम्मीद ये रखते हैं कि इंशाल्लाह जो हमारा फ्यूचर होगा बेहतर होगा और हम गवर्नमेंट से या आज की जो नए मुंतखब डीडीसी आएंगे हमारे, हम चाहेंगे कि हमारे डेवलपमेंट के जितने भी काम हो इंशाल्लाह सर अंजाम हो। और जो भी काम पेंडिंग है आज तक, जो पिछले हुकूमतों ने जितने भी काम पेंडिंग रखे हैं, हम चाहते हैं कि वो काम हमारे फ्यूचर में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। मुझे लगता है कश्मीर के चुनाव में कौन जीतता है, कौन हारता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे ख्याल से सबसे खास बात यह है कितने लोग वोट देने आते हैं। और इस लिहाज से कश्मीर में इस बार जमहूरियत की जीत हुई है। यह दहशतगर्दी की हार है, मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान को करारा जवाब है जिसने कश्मीर के चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की पूरी कोशिश की थी। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में यह पहला चुनाव है। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि यह लोगों की उम्मीद का चुनाव है। कश्मीर के लोग रोजगार चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, बुनियादी सुविधाएं चाहते हैं, बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल चाहते हैं। कश्मीर के लोगों को उम्मीद है जो काम पिछले 73 साल में नहीं हुए वो अब हो जाएंगे। उन्हें जो सुविधाएं अब तक नहीं मिली वो अब मिल सकती हैं। इसीलिए वो इस चुनाव में डेवलपमेंट के लिए बड़े जोश खरोश से बाहर उतरे। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों का यह भरोसा न टूटे। जनता ने वोट देकर अपना काम कर दिया। अब सरकार को कश्मीर का विकास करके, डेवलपमेंट करके दिखाना है, तभी कश्मीर के लोगों का दिल जीता जा सकता है। आज एक और चुनाव के नतीजे आए, बिल्कुल अलग। महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा।
ग्रेजुएट और टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी की 6 सीटों पर चुनाव हुए थे। इन 6 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 जीत पाई। 6 एमएलसी सीटों पर हुए इस चुनाव में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी रही। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। इस अलायंस को 6 में से 4 सीटों पर जीत मिली। लेकिन इस शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद शिवसेना अपनी अमरावती की सीट नहीं बचा सकी। 6 एमएलसी सीटों पर हुए चुनाव में सबसे ज्यादा घाटा बीजेपी को हुआ। बीजेपी अपनी परंपरागत सीटें नागपुर और पुणे हार गई। नागपुर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी पिछले 58 साल से बीजेपी और आरएसएस का गढ़ रहा है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव फडणवीस 12 साल एमएलसी रहे। नितिन गडकरी का इस सीट पर 25 साल दबदबा रहा। लेकिन इस बार यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट अभिजीत वंजारी जीते। नागपुर की हार बीजेपी के लिए इसलिए भी झटका है क्योंकि यहां नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस दोनों ने कैंपेन किया था। महाराष्ट्र विधान परिषद के जो चुनाव हुए उसमें जो निर्णय आए हमारे अपेक्षा अनुरूप वो नहीं है। हम ये मानते थे कि हमको ज़्यादा सीटें मिलेगी, मात्र 1 सीट हमको मिली है। और विशेष रूप से इसमें जब हम विश्लेषण करते हैं तो ध्यान में आता है कि 3 पार्टियां साथ में आने के बाद उनकी शक्ति का जो हमने आकलन किया वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। हमको और मेहनत करनी पड़ेगी उनकी शक्ति कितनी इसको समझकर। चूँकि मैं तो ऐसा मानता हूँ और मैंने इससे पहले भी कहा है कि ये 3 पार्टियां एकत्रित आने से शायद तात्कालिक लाभ उनको होगा पर लॉन्ग टर्म लाभ हमको होगा, क्योंकि हमको बड़ी स्पेस मिल रही है। अब उसको हमको ऑक्यूपाई करना है, उसको ऑक्यूपाई हम नहीं कर पाए। ये पहला ही चुनाव था इसलिए उसको हम ऑक्यूपाई नहीं कर पाए, लेकिन इसको हम निश्चित रूप से करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें तो 1 सीट मिली है, लेकिन जिनके मुख्यमंत्री है उनको 1 भी सीट नहीं मिली तो उनको भी इस पर विचार करना पड़ेगा। यह बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक तो है। पुणे की ग्रेजुएट सीट 20 साल से बीजेपी के पास थी। यहां से महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल विधान परिषद पहुंचते थे। उनके विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई थी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उनके खिलाफ 3 पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, इसलिए हार गए। लेकिन ये तो बीजेपी को पहले से पता था कि तीनों पार्टियां साथ मिलकर सरकार चला रही हैं। साथ मिलकर तो लड़ना ही था। अब बीजेपी को मानना पड़ेगा जब तक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साथ साथ हैं, उसके लिए महाराष्ट्र में चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। आपको दिल्ली में बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का एक अपडेट आपको दे देता हूं। आज शाम को बॉर्डर पर किसानों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। किसान संघर्ष समिति के नेता इकट्ठा हुए और आज आंदोलन को लीड करने वाले किसान नेताओं ने बड़े साफ साफ लफ्जों में कहा, सरकार जितनी बातचीत करना चाहे कर ले, जितने राउंड टेबल टॉक्स हो जाएं, लेकिन जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे, तीनों कानून रद्द नहीं होंगे और ऊपर से एमएसपी पर फसल की खरीद की गारंटी देने वाला नया कानून नहीं बनेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा किसान नेताओं ने यह भी कहा कि अब 8 तारीख को पूरा भारत बंद किया जाएगा। आज की मीटिंग में क्या फैसला हुआ? कोई बदलाव मंजूर नहीं है। तीनों जो कानून है वो पूरी तरह से रद्द हों और इसके साथ बड़ा जरूरी हम बिल्कुल साफ बताते हैं, एमएसपी की गारंटी का कानून साथ में बने, तब आंदोलन खत्म होगा। एक सवाल ये कि सरकार अगर 2 कदम आगे बढ़ रही है तो क्या आप 2 कदम आगे नहीं बढ़ें? कोई रास्ता होना चाहिए, कोई बातचीत का? जो आंदोलन शुरू हुआ वो 3 कानून जो इन्होंने बनाए थोपे, उनके ऊपर शुरू हुआ। तब मान जाते तो अच्छा था। अब हमारा जोर है, अब पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। अब जब पूरा देश हमारे साथ खड़ा है तो हमें अपना भाव भी उतना ही लेना है। अब हमें उन 3 कानूनों पे नहीं है, अब एमएसपी की गारंटी का कानून बनवाइए तो कल फिर छेड़। अब किसान नेताओं की बात सुनकर इंप्रेशन तो ये मिल रहा है कि अब वो इस इशू का हल नहीं चाहते बल्कि टकराव के मूड में है। उसका असर अब आंदोलन करने वालों पर दिख रहा है और वो भी एग्रेसिव हो गए। कल मैंने आपको दिखाया था किस तरह टिकरी बॉर्डर पर कुछ आपत्तिजनक नारे लगे, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ स्लोगन रेस किए गए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी जैसे नारे लगाए गए। ये सारे नारे हमारे कैमरे में कैद थे। आज इंडिया टीवी के संवाददाता अतुल भाटिया ने
ऐसे नौजवानों को ढूंढ निकाला जिन्होंने कल इस तरह के नारे लगाए थे। और जब उनसे पूछा गया क्या इस तरह के नारे लगाने से माहौल खराब नहीं होगा, किसानों का नुकसान नहीं होगा, तो उन्होंने कहा हम तो आगे भी इसी तरह के नारे लगाते रहेंगे। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इससे पूरी बातचीत जो है वो डिरेल हो सकती है। नहीं, हम तो अब भी बोल रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कर खुदेगी। और बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे 7 किसान अब शहीद हो गए इस आंदोलन में, और सरकार ऐसे ही रही तो पता नहीं हमारे कितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए, पता नहीं कैसे हालात पैदा होंगे। क्या मोदी देश के लिए इतना बड़ा महान आदमी हो गया क्या, जो अन्न पैदा करता है, जिसका बेटा बॉर्डर पे शहीद होता है, और जो अन्न पैदा करके देश को देता है, उससे ज्यादा अहमियत होगी क्या मोदी की? मोदी कुछ नहीं है। मोदी 27 ने 4 साल का किराए पे आया हुआ है। हमारे जवान और किसान 27 यही देश को चलाते हैं। मोदी क्या है? मोदी के तो अब भी बोलते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ऐसे नौजवानों की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन जिस मंच से बैठकर ये नौजवान मोदी तेरी कब्र खुदी के नारा देने की बात कर रहा था, उसी मंच पर बैठे बाकी किसान ऐसी सोच नहीं रखते। उसी मंच पर मौजूद बाकी किसानों का कहना है कि कुछ युवाओं ने भावनाओं में बहकर इस तरह के नारे लगा दिए, लेकिन उन्हें समझा लिया जाएगा और किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। देखो, नारेबाजी तो किसान है, भावना में बह जाता है। हमारे पास महात्मा गांधी की कमी नहीं है, परंतु जब बार बार तारीखें दी जा रही हैं, 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, तो हमारे नौजवान कुछ साथी मान लिया, भावना में बह के कह दिया होगा। ये भावना में बह के कह दिया। हमारे पास भगत सिंह भी बहुत हैं, परंतु हम भगत सिंह को कह रहे हैं, सरदार भगत सिंह, धर्मेंद्र हुड्डा जैसे हमारे साथी बैठे, इनको हम कह रहे हैं भाई शांत। ये खुद अपील कर रहे हैं कि शांति से, अनुशासन से हम ये धरना चलाएंगे और जीत हमारी निश्चित है। इसलिए भावना में बह के कुछ कह दिया हुआ किसी ने। अदर भाषा हमें कभी नहीं बरतनी चाहिए। हम एक देश के वासी हैं, हम एक हैं। मोदी जी हमारे हैं, हम मोदी जी के हैं। पूरा देश एक है। ये भारतवर्ष का एक फूलों का सुंदर गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते की पंखड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे देश को फिर तोड़ने में एजेंसियां कामयाब हों। कोई भी ऐसे नारेबाजी, कोई मीडिया पे अटैक, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आप उन लोगों को कुछ कहना चाहते हैं कि इस तरीके के नारे आंदोलन में कैसे हो सकते हैं? देखिए, हम कहते हैं भी इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए। ये कौन लोग हो सकते हैं, या ऐसे आपको लगता है कि ये नारे जो हैं ये गलत एक दिशा हो सकती है? कई बार जब सरकार बेजिद हो जाती है, अट जाती है, तो उसमें हो सकता है जवानी के जोश में किसी ने बोल दिया होगा, उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं। हम सब कुछ कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे, हम जानते हैं इस कानून को कैसे रद्द करवाना है। हमारा कोई बुरा भला बोल के देश को हम वो नहीं कर रहे, हमारा अपना देश है, ये कोई बगाना देश नहीं है। 1-2 बीच में शख्स जो जोश में अपना होश खो बैठता है ना, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, साथ के साथ कंट्रोल को समझा भी रहे हैं, साथ में साथ। ये अच्छी बात है कि वहाँ पर जो बाकी किसान मौजूद हैं, जो बाकी नौजवान मौजूद हैं, वो इस तरह के नारों को ठीक नहीं मानते, और वो उन लोगों को भी ठीक नहीं मानते जो देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा लगता है कि पंजाब से लेकर दिल्ली तक और अमेरिका से लेकर कनाडा तक एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहा है। किसान आंदोलन के नाम पर कनाडा में खालिस्तान और जर्नैल सिंह भिंडरांवाले को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। किसान आंदोलन का विदेशों में सबसे ज्यादा असर कनाडा में है। वहां करीब रोजाना खालिस्तान और भिंडरांवाले के सपोर्ट में नारे लगते हैं और आड़ ली जाती है दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन की। राज करेगा मोदी सरकार। किसान आंदोलन करें, भारत बंद करें, सरकार की आलोचना करें, प्रधानमंत्री से सवाल पूछें, अपनी मांगें मनवाने के लिए प्रेशर बनाएं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लोकतंत्र में यह उनका हक है। लेकिन उनके बीच बैठकर कोई देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करे, यह जायज नहीं है। जो मोदी की कब्र खोदने की बात करे वो किसानों का भी दुश्मन है, क्योंकि ऐसी बातों से मूल मुद्दों से ध्यान हटता है। मुझे अच्छा लगा कि वहां बैठे ज्यादातर किसानों ने ऐसी हरकतों को गलत बताया। इसी तरह जो लोग खालिस्तान के नारे लगाकर किसान आंदोलन का फायदा उठाना चाहते हैं, वो भी देश के दुश्मन हैं, किसानों के दुश्मन हैं, लोकतंत्र के दुश्मन हैं। अगर किसानों और सरकार के बीच बातचीत से रास्ता निकल गया,
अगर सरकार ने किसानों को लिखित में आश्वासन दे दिया, उनकी आशंकाओं को दूर कर दिया, तो ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स एक्टिव हैं, ये अपने आप गायब हो जाएंगे। लेकिन जब तक यह आंदोलन चल रहा है, किसान नेताओं की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को हालात का फायदा कतई न उठाने दें। अब आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, भारत में अगले महीने से कोरोना वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके संकेत दिए। कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीनेशन पर बात करने के लिए उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। सारे राजनीतिक दलों के जो नेता मौजूद थे, उनसे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में अगले महीने से कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। सबसे पहले किसका वैक्सीनेशन किया जाएगा, वैक्सीन को देश के हर इलाके में कैसे पहुंचाया जाएगा, वैक्सीन की कीमत को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, वैक्सीन की सेफ्टी पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी ने इन सारे सवालों के जवाब दिए। मोदी ने कहा कि इस वक्त दुनिया भर में 8 वैक्सीन का ट्रायल फाइनल स्टेज पर है। इनमें से 3 वैक्सीन तो स्वदेशी हैं। मोदी ने कहा कि उन्होंने वैक्सीन को लेकर इंडियन साइंटिस्ट से जो चर्चा की, उसके बाद वो पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत में बन रही वैक्सीन पूरी तरह सेफ होगी। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। अब प्रधानमंत्री की बातों से यह तो साफ हो गया कि देश में कोरोना वैक्सीन अगले महीने आ जाएगी। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि वैक्सीन किसे दी जाएगी। 130 करोड़ लोगों का देश है, हर कोई चाहता है उसे वैक्सीन सबसे पहले मिले। सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन किसे मिलेगी, किसे दी जाएगी? आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर, कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स और कोमॉर्बिड यानी जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारियां हैं, ऐसे सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। एक बड़ा सवाल कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर भी है। अभी तक किसी कंपनी ने साफ साफ ये नहीं बताया कि उसकी कोरोना वैक्सीन की कीमत क्या होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर कुछ संकेत मिले हैं। कोविशील्ड का प्रोडक्शन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में होना है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा था कि कोविशील्ड की 2 डोज की कीमत 1,000 रुपए के करीब हो सकती है, जबकि सरकार को ये वैक्सीन 250 से 300 रुपए में दी जाएगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वैक्सीन की प्राइस को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है, लेकिन इसे लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।
वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। कोरोना वैक्सीन अभी मार्केट में नहीं आई है, लेकिन इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या प्लानिंग की है, इसकी जानकारी भी आज मिली। कोविन ऐप बनाया गया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप के जरिए मुहैया कराई जाएगी। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, उसकी स्टोरेज, उसकी सप्लाई से जुड़ी हर जानकारी रियल टाइम में इस ऐप के जरिए जनता तक पहुंच सकेगी। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। राष्ट्रीय और स्थानीय हर जरूरत के मुताबिक फैसले नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक बात कही, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई जाएंगी, ऐसे में सभी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ऐसी अफवाहों को लेकर सतर्क रहें, सावधान रहें। इस बात को मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी कोई नई वैक्सीन आती है तो उसे लेकर कई तरह के रूमर्स फैलाए जाते हैं। मुझे याद है पोलियो वैक्सीन को लेकर फरवरी मार्च की आशंकाओं भरे, डर भरे माहौल से लेकर आज दिसंबर के विश्वास और उम्मीदों भरे वातावरण के बीच भारत ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। अब जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं तो वही जन भागीदारी, वही साइंटिफिक अप्रोच, वही सहयोग आगे भी बहुत जरूरी है। आप सभी अनुभवी साथियों के सुझाव भी समय समय पर भी इसमें प्रभावी भूमिका निभाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जब भी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान चलता है तो अनेक प्रकार की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती हैं। इसलिए हम सभी दलों का ये दायित्व है कि देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, उन्हें किसी भी अफवाह में बचाएं। इसके साथ ही हम जानते हैं दुनिया में जिस प्रकार से कर्व बदल रहा है और चित्र कहां से कहां जाएगा कोई कह नहीं सकता है। और ऐसे में हमारे जो प्रूवन रास्ते हैं, प्रूवन हथियार है, उसको हमने कभी भी छोड़ना नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क के प्रति भी हम लोगों को लगातार सतर्क करते रहना है। देश ने अब तक जो प्राप्त किया है, किसी भी तरह की लापरवाही उसे नुकसान पहुंचा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनकर यह तो लगता है कि कोरोना की वैक्सीन दिसंबर के आखिरी हफ्ते या फिर जनवरी के शुरुआत में आ सकती है। ये 2020 किसी तरह हमारा पीछा छोड़े और ऐसा साल भगवान न करे दुनिया में कभी दोबारा आए। लेकिन जब वैक्सीन आएगी तो कैसे लगेगी, किसे लगेगी,
इसकी बड़ी पैमाने पर तैयारी की गई है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, सब लोगों को बचाना है, सब लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का काम बहुत बड़ा है और बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें वक्त लगेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब वैक्सीन आएगी तो इतने बड़े देश में इतने सारे लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं। वैक्सीन की सप्लाई, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। वैक्सीन तक लोगों को पहुंचाने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि इन वैक्सीन को एक खास टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज की पूरी चेन की जरूरत है। इसके लिए क्या तैयारियां हैं, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। भोपाल की तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की तैयारी किस तरह की गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन अभियान को STD का कोड नेम दिया गया है। S यानी स्टोरेज, T यानी ट्रांसपोर्टेशन और D यानी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के तहत मध्य प्रदेश में 58 वैक्सीनेशन वैन, 2500 डीप फ्रीजर तैयार किए गए हैं। करीब 30,000 लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए ट्रेन किया गया है। कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के लिए मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में डीप फ्रीजर और आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर्स की बड़ी चेन तैयार की गई है, जहां से वैक्सीन जिले और ब्लॉक लेवल पर होते हुए गांव-गांव में पहुंचाई जाएगी। राज्य में 1213 फोकल पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से वैक्सीन की सप्लाई होगी। 2 तरीके की वैक्सीन आने की बात चल रही है। एक ऑक्सफोर्ड से जो वैक्सीन आने की चल रही है, सीरम इंस्टीट्यूट का, दूसरा भारत बायोटेक का। टेम्परेचर डिफर करेगा, कोई 20 डिग्री तक का है माइनस और कोई 4 से 8 डिग्री तक का। तो उनको रखने के लिए तमाम ये देख रहे हैं, इस तरीके से तैयारी मध्य प्रदेश सरकार की तय है और तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं आपको यहां दिख रहे हैं, ये प्रारंभिक तैयारी है। एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी पे आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। इस तरीके के फ्रीजर्स जो हैं वो रखे गए हैं, बाकायदा कोल्ड चेन बनाई जा रही है ताकि कैसे ये सब पहुंचाया जा सके। मध्य प्रदेश में स्टोरेज का जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक अभी करीब 1.5 करोड़ वैक्सीन को स्टोर किया जा सकता है। इस क्षमता को बढ़ाकर 2 करोड़ तक किया जा रहा है। इसके लिए वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स तैयार किए गए हैं। इनके अंदर का टेम्परेचर -20 डिग्री तक होता है। इनमें फिलहाल पोलियो और मीजल्स की वैक्सीन रखी जाती है। मध्य प्रदेश में उन लोगों का डेटा करीब करीब तैयार कर लिया गया है जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। एक कर्मचारी एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीन का डोज देगा, यह भी तय कर लिया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस के मुताबिक एक दिन में एक कर्मचारी 70 से 100 लोगों को वैक्सीन दे सकेगा। वैक्सीन लगाने के बाद मरीज या उसके करीबी के पास SMS आएगा, जिसमें वैक्सीन लगाने का समय और जगह की जानकारी दी जाएगी। ये अगर अभी आप ये देखें, अभी जो हमारे पास है ये -20, ये देखिए -20 डिग्री आप देख सकते हैं, -20 डिग्री टेम्परेचर है। और ये ऑनलाइन हम स्टेट हेडक्वार्टर में देखते हैं -20। और हमारा जो बगल का जो वॉकिंग कूलर है, जिसमें हम अदर वैक्सीन जो 2 to 8 डिग्री वाली भंडार करते हैं, इसमें -20 में यदि आप देखेंगे कि ये वैक्सीन है, ये एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये जो वैक्सीन रखी गई हैं, ये -20 टेम्परेचर में रखकर चेक किया जा रहा है कि जो अभी वैक्सीन आएंगी, कोरोना का जो सीरम जो वैक्सीन आएंगी, उसको इस तापमान में नियंत्रित किया जा सके, उसकी टेस्टिंग बाकायदा चल रही है। मध्य प्रदेश का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। ऐसी तैयारियां दूसरे राज्यों में भी की जा रही हैं। और चूंकि वैक्सीन लगाने में हमारे देश की एक्सपर्टीज है, बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने के लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी टीमें तैयार हैं। सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करके और ज्यादा लोगों को तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि ये वैक्सीन तो सबको लगेगी, तभी कोरोना से बचा जा सकेगा। तो इसलिए इस अच्छी खबर का इंतजार कीजिए, तैयारियां देखकर अपना उत्साह बढ़ाइए, और जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती, जब तक वैक्सीन आपको लग नहीं जाती, तब तक मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए। हैदराबाद का चुनाव खत्म हुआ, बीजेपी ने अच्छी सफलता प्राप्त की और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 120 दिन की भारत यात्रा पर निकल पड़े और शुरुआत की हरिद्वार से। इस यात्रा में सबसे पहली मुलाकात उन्होंने साधु संतों से की। नड्डा निरंजन अखाड़ा गए,
और निरंजनी अखाड़े के बाद शाम को हर की पैड़ी पर गंगा आरती करने पहुंचे। जेपी नड्डा 4 दिन उत्तराखंड में रहेंगे। एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर उनकी यात्रा की दिखाता हूं। जेपी नड्डा पतंजलि के आचार्य कुलम पहुंचे और स्वामी रामदेव ड्राइवर की सीट पर थे, गाड़ी चला रहे थे और बगल वाली सीट पर नड्डा बैठे थे। स्वामी रामदेव ने नड्डा को आचार्य कुलम घुमाया और फिर गाड़ी ड्राइव करके जेपी नड्डा को पतंजलि योगपीठ लेकर आए। जेपी नड्डा बीजेपी के ऐसे अध्यक्ष हैं जो जरा भी चैन से नहीं बैठते। एक काम खत्म होता है तो दूसरे अभियान पर निकल पड़ते हैं और अब 4 महीने वो पूरे भारत में घूमेंगे अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए।